बात होगी मैथिली शरण गुप्त जी पर। अब मैथिली शरण गुप्त जी पर बात कहाँ से होगी, वो है दद्दा संस्मरण। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ संस्मरण है, जो कि पथ के साथ ही संस्मरण संग्रह की पुस्तक है, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई। उसमें एक संस्मरण संकलित है दद्दा। इस पर विस्तृत चर्चा होगी, साथ ही साथ बात होगी, मतलब पूरा आपको एक सारांश पता चल जाएगा। जो मुख्य घटनाएं हैं वो आपको पता चल जाएंगी, और जो संस्मरण का केंद्र बिंदु है, यानी कि जिस पर संस्मरण लिखा गया है, अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं मूल रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाली हैं। तो आप प्रश्न पढ़ पा रहे होंगे कि संस्मरण की विशेषताएं बताते हुए। अब संस्मरण की विशेषताओं की बात करें तो इस पर चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं करूंगी। अगर आप कहेंगे तो संस्मरण के उद्भव, विकास या पूरा जो इसका अवधारणा स्वरूप है और प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं, मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर आप कहेंगे तो। बाकी आज चर्चा दद्दा संस्मरण पर होने वाली है, तो बिना समय जाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है दद्दा संस्मरण की व्याख्या और मैथिली शरण गुप्त जी का व्यक्तित्व। तो सीधे आ जाते हैं संस्मरण पर। दद्दा संस्मरण के आधार पर गुप्त जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले एक जो भूमिका है उस पर बात कर लेते हैं। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया जो संस्मरण संग्रह की पुस्तक है, पथ के साथ ही 1957 में प्रकाशित हुई थी। 1957 आपको याद रखनी चाहिए। उनके महत्वपूर्ण संस्मरणों का संकलन है, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य जगत के महान साहित्यकारों के प्रति अपने आत्मीय अनुभवों को शब्दों में पिरोया है। किसने? महादेवी वर्मा जी ने। इस कृति में संकलित दद्दा संस्मरण विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता के जनक और राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजे गए मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि का अत्यंत आत्मीय और सहज चित्रण पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह संस्मरण केवल एक साहित्य कार्य के प्रति श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उनके मानवीय पक्ष, उनके आचरण और अंतर्मन की गहराइयों को समझने का माध्यम बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी रचनाकार की या किसी साहित्यकार की, फिर चाहे वो कवि हो, लेखक हो या फिर आलोचक, समीक्षक, जो भी हो, उसकी जब हम रचनाएं पढ़ते हैं तो उसकी रचनाओं के माध्यम से हमें उस कवि या फिर रचनाकार की जो निजी जिंदगी है उसके बारे में जानकारी बहुत कम मात्रा में मिल पाती है। लेकिन संस्मरणों में यही एक खासियत है, यहाँ पर पूर्ण प्रामाणिकता के साथ में आपको उस रचनाकार के जीवन की जो विभिन्न गतिविधियां हैं, जीवन के जो अनुभव रहे हैं या उसका जीवन कैसा था, इसका आपको परिचय मिल जाता है। तो इस दृष्टि से संस्मरण अपना अलग महत्व और अस्तित्व रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे। तो पहला पॉइंट बनता है इस संस्मरण के माध्यम से आत्मीयता और पारिवारिकता का प्रतीक दद्दा। जैसा कि दद्दा संस्मरण का शीर्षक है, तो दद्दा जो शब्द है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हालांकि अगर आपने स्मृति लेखा के अंतर्गत संकलित मैथिली शरण गुप्त जी पर आधारित एक संस्मरण है जो कि अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है, उसमें भी मैंने इस पॉइंट पर बात की थी। अगर आप वो वीडियो देख कर आए होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ सिमिलर मिलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सेम है तो उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं भी सेम ही होंगी। वो अलग बात है, कुछ घटनाएं यहाँ पर भिन्न आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के साथ में जो स्मृतियां रही हैं दद्दा की, उनका जिक्र है, और स्मृति लेखा में अज्ञे जी के साथ में जो स्मृतियां थी उनका जिक्र है। तो घटनाओं का अंतर है, बाकी व्यक्ति समान है तो उसका व्यक्तित्व तो समान रहेगा, ये जाहिर सी बात है। अब दद्दा हम किसे बुलाते हैं? दद्दा कहकर हम संबोधित उस व्यक्ति को करते हैं जो हमारा बहुत करीबी होता है। हमारे जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसमें हम अपने भाई को दद्दा कहते हैं या फिर दादाजी को दद्दा कहते हैं, कुछ लोग अपने पिताजी को भी दद्दा कहते हैं। तो परिवार का जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है, एक तरीके से जो जिम्मेदार होता है, जिसके अंतर्गत रह के या जिसके समक्ष रह के हम संरक्षण का भाव महसूस करते हैं,
सुरक्षित महसूस करते हैं, उसको हम दद्दा कहकर संबोधित करते हैं। तो अब किसी कवि को या राष्ट्र कवि को जब दद्दा कहकर संबोधित किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है एक आत्मीयता का बोध हो जाता है, उनके व्यक्तित्व से, और पारिवारिकता का भी बोध हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण भी दे दिया है कि सबकी समस्याएं सुनने का गुप्त जी को अवकाश है और सबके काम आने की उनको इच्छा रहती है। ऐसा महादेवी वर्मा इस संस्मरण में लिखती हैं कि उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि उनके पास बहुत खाली समय है, या फिर उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है और विराट है कि एक राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त करने के बावजूद भी वो आज भी जन कवि बने हुए हैं। जन कवि से तात्पर्य यहाँ है हर एक व्यक्ति के लिए वो अवेलेबल हैं, हर एक व्यक्ति पर समान भाव से प्रेम न्यौछावर करते हैं, भले ही कोई वो उच्च वर्ग का व्यक्ति हो चाहे निम्न वर्ग का। ये बात भी इस संस्मरण में आई है, जिसको इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि थोड़ी देर बात करने वाले निराला से गुप्त जी आधी रात तक सुख दुख की कथा कहते सुनते रहे और उन्हें समझाते बुझाते रहे। अब इसका जो प्रसंग आया है इस पर मैं थोड़ा सा आपको कहानी बता दूं। जो निराला हैं, जिनको महादेवी वर्मा ने मुंह बोला भाई माना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन जो है काफी दुखों से भरा हुआ रहा है, जिन्होंने लिखा भी है सरोज स्मृति में कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो निराला एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन में अपार दुख रहा है और वो अपने दुख को साझा नहीं करते थे अन्य लोगों के साथ में, लेकिन गुप्त जी का व्यक्तित्व ऐसा आत्मीयता और पारिवारिकता लिए हुए है कि जो निराला किसी से बात करना नहीं पसंद करते थे वो सुख दुख बांटते रहे रात भर, वो भी किससे? गुप्त जी से। आगे बढ़े तो अगला पॉइंट आता है आत्मीयता के संदर्भ में कि चाहे कोई सुकुमार हो, मैंने जैसा कि बताया किसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो भेदभाव नहीं करते आत्मीयता लुटाने में, सभी पर आत्मीयता लुटाते हैं। फिर अगर किसी को उनकी आत्मीयता नहीं चाहिए तो वो छतरी लगा सकता है, ऐसा भी एक पंक्ति आई है इस संस्मरण में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है, इसके माध्यम से समझते हैं कहानी और व्यक्तित्व की विशेषता को। सरलता, सादगी और सहज व्यवहार किसकी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? गुप्त जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। वे जितने बड़े साहित्यकार थे उतने ही सरल स्वभाव के व्यक्ति भी। महादेवी लिखते हैं कि गुप्त जी के व्यक्तित्व में कोई ढोंग, फरेब या आडंबर, पाखंड आदि नहीं था। वे जैसे भीतर से थे वैसे ही बाहर से थे, यानी उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। वे बिल्कुल सामान्य ढंग से रहते थे, जैसे एक हिंदुस्तान का आम नागरिक रहता है। किसी भी प्रकार की लालसा से मुक्त थे। गुप्त जी के घर का जिक्र करते हुए महादेवी वर्मा लिखती हैं। अब यहाँ पर जो उदाहरण आया है इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि गुप्त जी का घर चिरगांव में था, आप सबको पता है, ये बात मैंने स्मृति लेखा वाले वीडियो में भी बताई है। तो आप अभी इस उदाहरण से समझ पाएंगे कि उनका व्यक्तित्व कितना सादगी भरा हुआ था। एक जैसे होता नहीं, जो इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं उससे ज़्यादा बढ़ के उनके कमरे में कुछ था ही नहीं। क्या क्या था? एक जैसे समझिए जैसे एक साधु जिंदगी जीता है, वैसे ही आपको इनका जो रहने का स्थान था महसूस होगा। नीम की टेढ़ी मेढ़ी वल्लियों पर खपड़ैल छाया शयन कक्ष, भीतर पत्थर के चबूतरे पर कविता लिखने के लिए रखी हुई 2-3 स्लेटें और एक छोटा डेस्क देखकर गांव की प्राथमिक पाठशाला की भ्रांति हो जाना स्वाभाविक है। आप देख रहे होंगे एक कमरे में सिर्फ जरूरत की चीजें हैं, तो एक जो इंसान की मूलभूत जरूरतें हैं वो यहाँ पर आपको पता चल रही होंगी। तो इतने बड़े साहित्यकार होके इतना सरल जीवन अगर कोई व्यक्ति जी रहा है तो उसका व्यक्तित्व कितना विशाल और विराट होगा, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है। अब गुप्त जी के पहनावे पर बात करें, वो भी एकदम साधारण था, उसमें भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा बनाव ठनाव नहीं दिखाई देता था। जिस पर बात करते हुए महादेवी बताती हैं कि उनसे बातचीत का ढंग, रहन सहन सभी में एक आत्मिक सादगी का भाव झलकता था। यह उनकी उस विचारधारा को प्रतिबिंबित करता है जिसमें वे मानते थे एक साहित्यकार को समाज के सबसे सामान्य व्यक्ति के साथ जुड़े रहना चाहिए। क्यों जुड़े रहना चाहिए एक साहित्यकार को सामान्य व्यक्ति के साथ? जिससे कि आप ऐसे समझिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो समाज से जब साहित्यकार जुड़ा हुआ ही नहीं होगा,
समाज में प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति आता है, सिर्फ उच्च वर्ग का व्यक्ति नहीं आता है। ये बात आप सब समझ गए होंगे। तो साहित्यकार जब समाज के सामान्य व्यक्ति से नहीं जुड़ा होगा तो वो उसकी समस्याओं को अपने साहित्य के माध्यम से पाठक के समक्ष नहीं ला पाएगा। ऐसा कौन मानता था? मैथिली शरण गुप्त जी मानते थे, जिसके बारे में महादेवी वर्मा बताती हैं कि साहित्यकार को समाज के सामान्य व्यक्ति से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या साहित्यकार की जिम्मेदारी होती है, उस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त जी इस संस्मरण में यह बात बता रही हैं महादेवी वर्मा। आगे बढ़े तो उदाहरण आया है कि साधारण मझोला कद, किसके बारे में बात आई है? ये मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कि साधारण मझोला कद, साधारण छरहरा गठन, साधारण गेहुआ रंग। अब यहाँ पर साधारण शब्द की आवृत्ति हो रही है तो आप समझ पा रहे हो कि कितना साधारण व्यक्तित्व है, कि ऐसा कोई दंभ नहीं है उनमें, यानी अहंकार नहीं झलकता है कि राष्ट्रकवि की उपाधि मिल गई तो बड़े अहंकार से भर गए हों वो, बिल्कुल नहीं। एक साधारण व्यक्ति ही वो तब भी थे जब उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि नहीं मिली थी, और तब भी रहे जब उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से नवाजा जा चुका था। साधारण पगड़ी, साधारण अंगरखा धोती, अपने रूप और वेश दोनों से वे इतने अधिक राष्ट्रीय हैं कि भीड़ में मिल जाने पर शीघ्र ही खोजे नहीं निकाले जा सकते। तो एक बात आप समझ रहे होंगे कि बाकी जो व्यक्ति हैं, सामान्य जन मानुस, उनके साथ में वो ऐसे घुल मिल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनके इस भीड़ के मध्य में राष्ट्रकवि चल रहा है, बैठा है या खड़ा है। ये उनके व्यक्तित्व की विराटता है। गुप्त जी की मुक्त हंसी अर्थात खुलकर हंसना उनके व्यक्तित्व की सरलता और सादगी का परिचय देती है। ये भी आपको इस संस्मरण में पता चलेगा कि उनकी हंसी जो है मुक्त हंसी है, यानी खुलकर हंसते हैं, छिप कर नहीं हंसते हैं। ये भी एक जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति सामान्य जन मानुस है या मध्यम वर्गीय व्यक्ति है या निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, वो हंसी ठहाके करता रहता है, खुलकर हंसता है। तो ऐसा ही व्यक्तित्व है किसका? ऐसा ही सरल और सादगी भरा व्यक्तित्व है मैथिली शरण गुप्त जी का। उदाहरण भी यहाँ पर दे दिया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं तो कलाकार की सी बंधी दृष्टि है। अब यहाँ से क्या तात्पर्य बनता है? कलाकार की सी बंधी दृष्टि यानी ऐसे समझिए कि एक चिड़िया की तरह जब किसी चीज को देखना, यानी कि हर एक स्थान पर छरहरी नजर डालना, लेकिन एक कलाकार और एक आम जनमानस की दृष्टि में इतना ही अंतर होता है। एक आम नागरिक जो है वो बहुत साधारण तरीके से अगर ऐसे भीड़ को देखेगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो बहुत कैजुअली देखेगा कि सबको देख लिया, लेकिन उसका ऐसा पर्टिकुलर किसी पे नजर नहीं जाएगी। लेकिन गुप्त जी का व्यक्तित्व कैसा है? कलाकार की सी बंधी दृष्टि वाला है, यानी वो भीड़ को देखते हैं एक नजर में और सब पर उनकी एक एक करके नजर चली जाती है। तो बात करें कि वो लोगों को नहीं देख, मतलब सरसरी नजर से लोगों को नहीं देखते, बल्कि रुक कर ठहर कर देखते हैं, क्योंकि जब हमारी दृष्टि में प्रसार अधिक रहता है तब हम किसी एक पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। गुप्त जी की बंधी दृष्टि दर्शक को बांध कर रखती है तथा बंधी दृष्टि से झलकता है कि गुप्त जी में आंख मिलाकर देखने की क्षमता है। आंख मिलाकर देखना एक मुहावरा है, यानी आत्मविश्वास का परिचायक है। आप जब आई टू आई कांटेक्ट करके किसी से या सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, अगर आपकी नजरें इधर उधर जा रही होती हैं तो एक जो व्यक्तित्व में आत्मविश्वास की कमी झलक जाती है। अगर आप किसी से आई कांटेक्ट करके बात करने में सक्षम नहीं हैं, तो यहाँ से व्यक्तित्व की विशेषता ये पता चलती है। यहाँ पर उदाहरण भी आया है जिसको आप पढ़ सकते हैं कि कलाकार की दृष्टि एक एक पर ठहर कर ही प्रत्येक को अपना परिचय देती है। कभी कभी तो उनका देखना और हंसना एक साथ चलता है। तो इस तरह से ये प्रसंग आया है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का ये खास आयाम है जहाँ एक व्यक्ति की हंसी और दृष्टि भिन्न भिन्न क्रियाओं में संलग्न होने के बाद भी आत्मीयता और तारतम्यता लिए हुए हो। ये गुण गुप्त जी में विद्यमान है। आगे बढ़े तो चौथा पॉइंट आता है लोक संग्रही और विनोदपूर्ण व्यक्तित्व। लोक संग्रही यानी लोक का संग्रहण करने वाले, लोक को साथ में लेकर चलने वाले। लोक से क्या तात्पर्य बनता है? लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। कौन? गुप्त जी। यानी स्वार्थ नहीं है उनके व्यक्तित्व में, सभी को साथ में लेकर चलने का भाव है। और दूसरा पॉइंट बनता है विनोदपूर्ण।
यानी मजाकिया हैं और हंसी ठाका करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जिससे किसी को ठेस पहुंचे। गुप्त जी स्वभाव से लोक संग्रही कवि हैं, अर्थात वे आवाम यानी जनता को साथ में लेकर चलते हैं। वे मतलब जनता को साथ में लेकर चलते हैं। एक भाईचारे का जो भाव है वो उनके भावों में, उनके साहित्य में और उनके व्यक्तित्व में झलकता है, यानी वे सांप्रदायिकता की बात करते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर एक उदाहरण भी आया है, वैसे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि गुप्त जी स्वभाव से प्रसन्न और विनोदी हैं। उनके विनोद में सच्चाई और ईमानदारी है जो जीवन के अंतरंग सत्य तक पहुंचकर प्राप्त होती है। गुप्त जी का व्यक्तित्व गहरी सहानुभूति और तटस्थ विवेक का स्थायी संगम है। अब एक पॉइंट आपको और पता चल गया कि उनके व्यक्तित्व में सहानुभूति है और दूसरा विवेक है, विवेकशील उनका व्यक्तित्व है। वैसे उदाहरण यहाँ पर मैंने दे दिया है जिससे ये बात सत्यापित हो जाती है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े तो 5वां पॉइंट आता है स्पष्टवादिता और अर्थदंभी के प्रति जो है उनके भीतर असहिष्णुता का भाव है। तो स्पष्टवादिता से बहुत छोटा सा शब्द है, आप सबको पता होगा कि जो चीजों को तोड़ मरोड़ कर नहीं कहता है, यानी लाग लपेट नहीं करता है कि सामने वाला व्यक्ति है उसकी चापलूसी करे जा रहा है, ऐसा व्यक्तित्व नहीं है गुप्त जी का। उन्हें जो चीज पसंद नहीं आती है किसी के व्यक्तित्व की या किसी के संदर्भ में, वो बहुत मुखर रूप से, बहुत बेबाकीपन से उसको बयां कर देते हैं। तो गुप्त जी स्पष्टवादी हैं, वे निडर होकर बिना किसी लाग लपेट के बातें करते हैं। अब जो लाग लपेट करके बातें कर रहा है वो चापलूस कहलाएगा, यानी आपको प्रसन्न करने के लिए, आपसे अपना मतलब निकलवाने के लिए। वो मुहावरा है ना हिंदी में, अपना उल्लू सीधा करना, या दूसरा भी मुहावरा है कि अपने काम के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व नहीं है गुप्त जी का। वे लाग लपेट नहीं करते हैं, चापलूसी नहीं करते, स्पष्टवादिता के साथ में मुखर रूप से, बेबाकीपन से जो उन्हें लगता है सही वो कह देते हैं, प्रकट कर देते हैं। उनकी दृष्टि में वही रहता है जो उनके हृदय में, कथनी और करनी में फर्क नहीं है, और हृदय में वही रहता है जो उनके वाचन में रहता है, यानी जो मुख से बोल रहे हैं। वे किसी को प्रश्न करने के लिए बातें नहीं करते हैं, बल्कि मुखरता से उसके दोषों की व्याख्या करते हैं और हिचकते नहीं है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक प्रश्न भी आया है कि वे गोपन शास्त्र की वर्णमाला भी नहीं जानते। गोपन शास्त्र के संदर्भ में मैं आपको एक प्रसंग बता दूं, इस संस्मरण में आया जहां पर गुप्त जी को इनके अन्य जो समकालीन कवि हैं किसी स्थान पर चंदा मांगने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन उस कार्य में ये चापलूसी नहीं कर सकते कि अगर इन्हें चंदा चाहिए तो वहां जाकर ये लाग लपेट करें, फालतू की प्रशंसा करें, तो ऐसे वो कार्य नहीं हो पाता। इसीलिए महादेवी लिखती है कि वे गोपन शास्त्र की वर्णमाला भी नहीं जानते, यानी उनसे चीजें छिपाई नहीं जाती कि मन में कुछ और है और मुंह पे कुछ और है, ऐसा उनके साथ नहीं है। आज के युग में पग पग पर आवश्यकता पड़ती है। परिणामतः उन्हें जहाँ मौन रहना चाहिए वे वहाँ सब कुछ कह जाते हैं। ये कह सकते हैं उनके व्यक्तित्व का भोलापन भी है। आगे बढ़े तो गुप्त जी अर्थदंभी यानी कि धन, दंभी यानी कि अहंकार। अब जो अर्थ को लेकर, यानी किसी के पास धन है उसका वो घमंड कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों से गुप्त जी को बिल्कुल मतलब तालमेल नहीं बैठता है, उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं गुप्त जी। उदाहरण भी आया है कि वे जिस सीमा तक साधनहीन के प्रति विनीत हैं, यानी जो व्यक्ति गरीब है जिसके पास कोई साधन नहीं है उसके प्रति जितना उनका मतलब विनीत और उदारता का भाव है, उसी सीमा तक अर्थदंभी के प्रति एक असहिष्णु का भाव है, यानी थोड़ा क्रोध का भाव है, गुस्से का भाव है, तालमेल न बिठवाने का भाव है ना। छठा पॉइंट आता है विनम्रता, भावुकता और आत्मसंयम। व्यक्तित्व में विनम्रता है, यानी कृतज्ञता है, अगर कोई इनके साथ में कुछ अच्छा करता है तो एक होता है नहीं, थैंकफुलनेस है इनके अंदर। दूसरा है भावुकता, भावुक वृत्ति के व्यक्ति हैं, और तीसरा है आत्मसंयम बना के रखते हैं अपनी जिंदगी के विभिन्न पड़ावों पर। तो गुप्त जी की विनम्रता यानी प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के प्रति समान है विनम्रता। ये ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है उसके लिए इनका जो विनम्रता का भाव है वो अधिक हो और गरीब व्यक्ति के लिए कम हो, ऐसा नहीं है। सभी पर समान रूप से विनम्रता का भाव इनका रहता है। और आत्मसंयम उन्हें अन्य साहित्यकारों से अलग बनाता है। वे कभी भी अपनी प्रसिद्धि या पद का गर्व नहीं करते। प्रसिद्धि या पद से तात्पर्य यहाँ पर राष्ट्रकवि होने का गर्व नहीं करते हैं। जब उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई तब भी वे शांत और सरल ही रहे। अब मैं बता दूं, इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि
क्योंकि कई बार आपने ये शब्द सुन लिया तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत साधारण सा उत्तर है इसका कि राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें इनकी रचना भारत भारती जब प्रकाशित हुई थी उसके चलते इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, जिसमें इन्होंने लिखा भी है कि कविता न तो जिसमें इन्होंने लिखा भी है कि सिर्फ मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप कैसी पंक्तियां भारत भारती में आई हैं। तो जाहिर सी बात है राष्ट्र कवि का इन्हें दर्जा मतलब मिलना ही था, क्योंकि राष्ट्र के प्रति भी ये एक समर्पित कवि रहे हैं और समाज के प्रति भी। आगे बढ़े तो उदाहरण आया कि उनके चौड़े ललाट पर क्रोध और दुश्चिंताओं की क्रूर लिखावट नहीं है, सीधी भ्रुकुटी यानी कि आईब्रो में असहिष्णुता का कुंचन नहीं है, ऊंची नाक पर दंभ का उतार चढ़ाव नहीं है। दंभ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसका अर्थ होता है अहंकार। नाक पर अहंकार नहीं है। ये एक मुहावरा भी है कि इसके तो नाक पर हमेशा गुस्सा ही रहता है या इसकी दंभी नाक है, ऐसा उनके साथ नहीं है। होठों में निष्ठुरता की वक्रता नहीं है, अर्थात नाक ऊंची है पर नक चढ़ा स्वभाव नहीं है। गुप्त जी दंभी या गर्भीले व्यक्ति नहीं है। आगे बढ़े तो वर्मा कहते हैं कि गुप्त जी को कभी भी किसी पर क्रोधित होते नहीं देखा गया। यह गुण उन्हें एक सच्चा कवि ही नहीं बल्कि एक आदर्श मनुष्य भी बनाता है। आगे बढ़े तो गुप्त जी स्वभाव से भावुक हैं, इसलिए वे किसी को चोट पहुंचाने से या चोट खाने से डरते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब उनके कुछ बोलने से आहत ना हो जाए, इस बात से बहुत डरते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उनकी इस भावुकता का कारण उनका कवि हृदय तो है ही, साथ ही साथ जो व्यक्ति 30 की उम्र तक 2 बार विधुर हो चुका हो तथा जिसकी 10 संतानों में से केवल एक जीवित बची हो, तो जाहिर सी बात है उस 30 की उम्र, क्योंकि काफी कम उम्र होती है आज के स्तर पर देखी जाएगी, तो 30 की उम्र पे तो लोग शादी भी नहीं करते हैं, और 30 की उम्र में 2 बार विधुर हो जाना और 10 संतानों में से केवल एक का जीवित बचना, तो आप देख सकते हैं जीवन में कितना व्यक्ति भावुक जाहिर सी बात है परिस्थितियों के चलते ही व्यक्ति भावुक हो जाता है, तो इनका भावुक होना जायज हो जाता है, क्योंकि इनका जीवन जो है ऐसी परिस्थितियों से होकर, ऐसी स्थितियों से होकर, ऐसी कारुणिक स्थितियों से होकर गुजरा है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण भी दे दिया गया है कि याचक की सी सहनशीलता उनमें नहीं है, याचक की सी सहनशीलता उनमें नहीं है, पर आत्मीय जनों का अनुरोध स्वीकार करने की दृढ़ता का भी उनमें अभाव है। इस संबंध में वे चोट खाने से भी डरते हैं और चोट पहुंचाने से भी। जिस संतान विछोह की आवृत्तियों ने उनकी सरल सहधर्मिणी की हंसी को आंसुओं से बुझा सा दिया है, उसी ने उनकी दृष्टि को हंसी की दीप्ति दे दी, जिस पर मैंने ऊपर चर्चा कर ली है। आगे बढ़ें और इसके निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। निष्कर्ष पर बात करें तो महादेवी वर्मा, क्योंकि अभी तक तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी चीजें, लेकिन थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं चीजों को। तो महादेवी वर्मा कृत संस्मरण दद्दा गुप्त जी के व्यक्तित्व का आत्मीय और प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करता है। यह संस्मरण केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से पाठक गुप्त जी के जीवन के उन पक्षों से परिचित हो पाता है जो शायद उनकी यानी गुप्त जी की कविताओं से पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाता है। गुप्त जी एक ऐसे साहित्यकार थे जिनका स्वभाव, जीवन, व्यवहार और लेखन सभी समाज के प्रति समर्पित थे। वे एक कवि, चिंतक, राष्ट्र कवि और आत्मीय व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। महादेवी वर्मा के दृष्टिकोण से देखे गए गुप्त जी केवल एक कवि नहीं बल्कि सादगी, गंभीरता, मानवीयता और साहित्यिक समर्पण के प्रतीक बनकर सामने आते हैं पाठक के। तो ये संस्मरण जो था मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था और मैं अंत में भी बता दे रही हूँ कि दद्दा शीर्षक है इसका, और ये पथ के साथी जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया एक पूरा संस्मरण संग्रहों की पुस्तक है, इसमें ये संस्मरण संकलित है। तो अगर आपसे व्याख्या पूछी जाएगी इसकी, तो आप व्याख्या के अंतर्गत संदर्भ में आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि ये दद्दा संस्मरण किस पुस्तक में संकलित है। तो यहाँ पर चर्चा समाप्त होती है। अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी आई होप आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगी, मेरे पढ़ाते वक्त आप पॉइंटर्स नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको एक कहानी याद रहे हर एक पॉइंट के पीछे और आप चीज़ों को ईजिली याद कर पाएँ। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल से
अपने साथियों को भी जोड़ें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। बाकी इस चैनल से आपको हमेशा मदद मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।